उन दोनों को भावुक होते देखकर बाकी सब भी भावुक हो गए और सबने आकर एक साथ उन दोनों को हक कर लिया। मैं तुम तीनों को बहुत मिस करूंगा, कुणाल ने नम आंखों से कहा तो कृति भी बोल पड़ी, मैं भी, जल्दी आना प्लीज। तुम सब तो फिर भी एक दूसरे के साथ रहोगे, मैं तो वहां बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, आदित्य ने उदास होकर कहा तो कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इतना बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया है तूने, तो अब ऐसे बुजदिलों की जैसी बातें क्यों कर रहा है? कुणाल सही कह रहा है आदि, और तू चिंता क्यों कर रहा है? हम पास नहीं हुए तो क्या, दिल से तो हम हमेशा साथ ही होंगे ना, कृति ने मुस्कुरा कर कहा तो कुणाल अपने आंसू पोंछकर हंसते हुए बोला, हाँ और वैसे भी तू अकेला भी 10 के बराबर है। ये सुनकर सब हंसने लगे और आदित्य ने कुणाल को कस के गले से लगा लिया। ऑल द बेस्ट भाई, तेरी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। आई विश कि तेरे सारे सपने पूरे हों और अब तू अपनी जिंदगी से जो कुछ भी चाहता है तुझे मिल जाए, कुणाल ने आदित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा तो आदित्य मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स भाई। भाई, जीजू, प्लीज अब आप लोग अपना ये इमोशनल सीन बंद करो ना, हमारे पास सिर्फ आज ही की रात है, प्लीज इसे तो इमोशनल होने में बर्बाद मत करो, वैसे भी अभी इमोशनल होने के लिए पूरे 3 महीने पड़े हैं, शरण्या ने कहा तो स्वयं हंसते हुए बोला, भाई अब तो आपको इसकी बात माननी ही पड़ेगी, आफ्टर ऑल पहली बार अकल की बात करी है इसने। स्वयं की बात सुनकर सब हंसने लगे पर शरण्या उससे झगड़ने लगी। देर रात तक सब ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते रहे और फिर एक एक करके सबको नींद आने लगी और सब वहीं सो गए। रात के 12 बज रहे थे। अचानक से आरोही की नींद खुली तो उसने देखा कि वो आदित्य की गोद में सर रखकर आराम से लेटी हुई है और आदित्य बिना पल के झपकाए बस उसे ही देख रहा है। आप अभी तक जाग रहे हैं? आरोही ने चौंक कर उठते हुए पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्यों? आरोही ने पूछा तो आदित्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्योंकि मेरे पास केवल आज ही की रात बची है और इसे मैं सोकर नहीं गंवाना चाहता। आज की रात मैं तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को अपनी आंखों में इस तरह से बसा लेना चाहता हूँ कि तुमसे दूर जाने के बाद मैं जब भी अपनी आंखें बंद करूं मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आए और आने वाले ये 3 महीने मैं तुम्हें बिना देखे गुजार पाऊं। आदित्य की बातें सुनकर आरोही की आंखें नम हो गई और वो आदित्य को कस के गले से लगाते हुए बोल पड़ी, आई लव यू आदि, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई क्वीन। अच्छा चलो ये रोना बंद करो और आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। आदित्य ने मुस्कुराकर आरोही के आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं सोना, आरोही ने कहा तो आदित्य ने चौंक कर पूछा, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी तो आज ही की रात बची है ना, मुझे भी तो आपके साथ बैठकर आपसे ढेर सारी बातें करनी है, आरोही ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है तो चलो वहीं चलकर बैठते हैं जहां बैठकर हमने पहली बार अपने दिल की सारी बातें शेयर की थी। ये कहते हुए आदित्य ने सामने लगे झूले की तरफ इशारा कर दिया। आरोही मुस्कुराकर झूले को देखने लगी। इतने में आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर धीरे धीरे उसे झूले की तरफ लेकर जाने लगा। आरोही मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने धीरे से आरोही को झूले पर बिठा दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। आदित्य ने धीरे से आरोही के हाथों को चूम लिया तो आरोही शर्माकर नीचे देखने लगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा फिर से ऊपर कर दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर अपने बगल में बिठा लिया और फिर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आदित्य आरोही के बालों को चूमते हुए उसके बालों को सहलाने लगा और आरोही बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस करने लगी जब आदित्य ने धीरे से आरोही को अपनी तरफ किया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चूम लिया। इस बार आरोही ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों को भी चूम लिया और फिर उसके दोनों गालों को चूम लिया। शर्म की वजह से आरोही के गाल एकदम लाल हो गए और उसके दिल में एक गुदगुदी सी होने लगी। धीरे धीरे आदित्य आरोही के और करीब आ गया और उसने अपने होंठ आरोही के होठों पर रख दिए। दोनों की सांसें बहुत तेज हो गई और आरोही ने अपनी आंखें और कस के बंद कर ली। आदित्य ने धीरे से आरोही के होठों को चूम लिया और आरोही ने शर्माकर अपना सर आदित्य के सीने में छुपा लिया। दोनों रात भर यूं ही बैठकर बातें करते रहे और सुबह की पहली किरण के साथ ही सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। कुणाल, कृति, देव, अवंतिका और आरोही आदित्य, शरण्या स्वयं को विदा करने एयरपोर्ट आए हुए थे। हर किसी की आंखें नम थी पर आज ये आंसू उनके गम से ज्यादा उनकी खुशी जाहिर कर रहे थे। देव और अवंतिका टिपिकल माता पिता की तरह आदित्य को चेतावनी दे रहे थे। इसी बीच आदित्य की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। सबके चेहरे एक एक करके उतरने लगे। आदित्य भी थोड़ा सा मायूस होने लगा पर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए देव और अवंतिका को कस के हक कर लिया। आप दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना और मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगा और रोज आपसे फोन पर बात करूंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो अवंतिका उसके गालों को छूते हुए बोली, जल्दी आना बेटा।
हाँ माँ, बस जैसे ही काम खत्म होगा मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगा। आदित्य ने अवंतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा तो देव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके डैड, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। साले, तू तो अचानक से इतना बड़ा हो गया, अब मैं बच्चा किसे बुलाऊंगा? कुणाल ने भावुक होकर आदित्य के गले लगते हुए कहा तो आदित्य मुस्कुराकर उसे पकड़ते हुए बोला, तेरे और प्रीति के बच्चे होंगे ना, उनको बुलाना। कमीने, तू? चल छोड़, जाते वक्त कुछ नहीं बोलूंगा, बस ख्याल रखना अपना। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य उसके गालों को छूते हुए बोला, तू भी। कुणाल के बाद आदित्य ने कृति, शरण्या और स्वयं को भी कस के हक किया और फिर आरोही के पास जाकर खड़ा हो गया। आरोही की आंखें पूरी तरह से भीग चुकी थी। कुछ बोल नहीं रही हो तुम? आदित्य ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा। क्या? आरोही ने दुखी स्वर में बोला, यही कि ऐसे रोओगी तो नहीं जाऊंगा। आदित्य ने उदासी भरे स्वर में कहा तो आरोही तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, रो नहीं रही हूं। आदित्य आरोही को हक करने वाला था पर फिर देव और अवंतिका को देखकर रुक गया। कुणाल ने ये देख लिया, इसीलिए वो सारे लोगों को बहाने बनाते हुए वहां से लेकर चला गया। उन सबके जाते ही आदित्य ने आरोही को कस के गले से लगा लिया और आरोही ने भी उसे कस के पकड़ लिया। दोनों की आंखों से एक बार फिर आंसू की बारिश होने लगी। अरे, तुम फिर से रो रही हो? आदित्य ने रोते हुए कहा तो आरोही भी रोते हुए बोली, आप भी तो रो रहे हैं ना? अच्छा चलो, मैं चुप हो जाता हूँ। अब तुम भी चुप हो जाओ और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे बाय बोलो, ताकि वहां पहुंचकर मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद आए, रोता हुआ नहीं। आदित्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आदित्य की बातें सुनकर आरोही ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए बोली, ख्याल रखिएगा अपना और टाइम से खाना खाइएगा और वहां का नंबर लेते ही कॉल करिएगा। और इससे पहले आरोही कुछ और कहती, आदित्य उसे रोककर हंसते हुए बोल पड़ा, बस बस, मुझे लिस्ट याद है। कहते हुए आरोही मुंह फेर कर खड़ी हो गई तो आदित्य प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू। तुम भी अपना ख्याल रखना और बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मॉम डैड अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो उनका भी ख्याल तुम्हें ही रखना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आरोही ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं चलता हूँ, बाय। ये कहते हुए आदित्य वहां से चला गया और आरोही वहीं खड़े होकर काफी देर तक उसे देखती रही। आदित्य भी बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता रहा और फिर सारी फॉर्मेलिटीज के बाद जाकर फ्लाइट में बैठ गया। कुछ मिनट में उसकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। आदित्य के जाने के बाद सबने शरण्या और स्वयं को भी विदाई दे दी और फिर उतरे हुए चेहरे के साथ अपने घर आ गए। अगले दिन हॉस्पिटल में आरोही गुमसुम होकर अपने कमरे में बैठी थी। तब तक कुणाल वहां आ गया और उसे यूं उदास देखकर मन ही मन सोचने लगा, आई नो तू बहुत दुखी है और मैं तेरा दुख बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, पर तुझे यूं दुखी देख नहीं सकता। इसीलिए आदि के वापस आने तक मैं वो हर तरीका अपनाऊंगा जिससे तू खुश रहे। यार आरोही, मैं तुझे बहुत जीने समझता था, पर तू तो मुझसे भी ज्यादा गई गुजरी निकली। कुणाल ने आरोही के बगल में बैठते हुए कहा तो आरोही उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों? क्या क्यों? अभी आदि को गए एक दिन ही हुआ है, तू अभी से मुंह लटकाकर बैठ गई। कुणाल ने कहा तो आरोही बुझी हुई आवाज में बोली, नहीं, बात वो नहीं है कुणाल, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? कुणाल ने पूछा तो आरोही उसे बताने लगी, मुझे आदि की बहुत चिंता हो रही है कुणाल। उसके सामने तो मैंने जाहिर नहीं किया, वरना उसका हौसला टूट जाता, पर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आदि ने आज तक सिर्फ अपनी जिंदगी एंजॉय की है, काम करना तो दूर, काम के बारे में सोचा तक नहीं। यहाँ तक कि उसे बिजनेस की कोई समझ भी नहीं है और अचानक वो इतना बड़ा फैसला लेकर बिना किसी की मदद लिए अकेले ही चला गया। पता नहीं वो ये सब कैसे संभाल पाएगा। पता नहीं जो सपना उसने देखा है उसे पूरा कर भी पाएगा या नहीं। और इससे भी बड़ा डर मुझे इस बात का है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या वो खुद को संभाल पाएगा? क्या वो फिर से इतनी हिम्मत जुटा पाएगा? तेरा डर अपनी जगह बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होता ना तो मैं भी बिल्कुल यही सोचता। कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आरोही उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? जा, मैं तुझसे बात ही नहीं कर रही। आरोही मुंह घुमाकर बैठ गई तो कुणाल फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अरे पूरी बात तो सुना कर। तो एक बार में ही बोला करना। आरोही ने मुंह बनाकर कहा तो कुणाल खींचकर बोला, अरे अब सुन भी ले। सुना, आरोही ने इशारे में कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए उससे बताने लगा, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होता तो मैं भी यही सोचता, पर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और जितना मैं उसे जानता हूँ उसने आज तक भले ही कोई काम ना किया हो पर उसमें जज्बा है। उसे बिजनेस की समझ भले ही ना हो पर दिमाग बहुत है। वो भले ही प्रोफेशनल की तरह बातें ना करना जानता हो पर उसका हर शब्द उसके दिल से निकलता है और सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। ये सारी चीजें टॉप बिजनेसमैन की निशानी होती है आरोही। और फिर हर इंसान को कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। अचानक से कोई टॉप पर नहीं पहुंच जाता ना।
याद है जब हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, हमें भी कहाँ समझ थी, पर करते करते आ गई ना समझ। रही बात कि अगर वो फेल हो गया तो उसने तो अपनी जिंदगी में इससे भी बुरे दौर देखे हैं। एंड आई थिंक अब वो पहले जैसा इमेच्योर भी नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी भी सिचुएशन से डर कर बैठ जाएगा या सिचुएशन से हार मान लेगा। फिर तू, मैं, कृति, देव अंकल, हम सब तो है ना उसके साथ, हम मदद करेंगे ना उसकी। तू देखना, उसका सपना जरूर पूरा होगा। मुझसे भी ज्यादा तो तू उसे समझता है, आरोही ने मुस्कुराकर कहा। तो कुणाल हंसते हुए बोला, मैं उसे ही नहीं बल्कि सारे इंसानों को समझता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तू सच में जीनियस है कुणाल, तूने 2 मिनट में मेरी सारी टेंशन गायब कर दी। ये सोचकर आरोही मुस्कुराई और फिर जाकर पेशेंट का चेकअप करने लगी। उधर मेलबर्न में क्राउन टावर होटल में आदित्य रिसेप्शन से चाबियां लेकर कमरे में आ गया और फिर बेड पर लेटते हुए अपने फोन का सिम बदलकर सबसे पहले घर कॉल किया। तू ठीक से पहुंच गया ना बेटा? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तूने कुछ खाया या नहीं? वहां मौसम कैसा है? ज्यादा ठंड तो नहीं है ना? फोन उठाते ही अवंतिका ने ढेर सारे सवाल शुरू कर दिए, तो आदित्य हंसकर उसे रोकते हुए बोल पड़ा, बस बस माँ, एक बार में कितने सवाल करोगी? कम से कम सांस तो ले लो। तू बता ना, अवंतिका ने पूछा। तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, मैं एकदम ठीक से पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने प्लेन में खाना खा लिया था, और अगर आप भूल गई हैं तो बता दूं कि ठंड कितनी भी हो, होटल में सारी फैसिलिटीज मौजूद होती है। इतना बड़ा हो गया है कि माँ को ही सिखाने लग गया है, अवंतिका ने कहा। तो आदित्य दुखी स्वर में बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अब उदास मत हो, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले, अवंतिका ने कहा। तो आदित्य ने ओके माँ कहकर फोन कट कर दिया। अवंतिका से बात करके आदित्य ने तुरंत आरोही को फोन मिलाया। फोन उठाते ही आरोही ने भी नॉनस्टॉप सवाल करना शुरू कर दिया। पहुंच गए आप? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? खाना खाया आपने? क्लाइमेट तो ठीक है ना वहां का? आपका कमरा कंफर्टेबल तो है ना? जाते जाते काम तो नहीं करने लगे ना? थोड़ी देर आराम कर लेते? अरे बस बस, तुम तो माँ से भी ज्यादा बड़ी वाली माँ हो। और बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चल गया कि ये मेरा नंबर है? आदित्य ने पूछा। तो आरोही झल्लाकर बोली, कॉमन सेंस, नंबर कोड देखकर। अब मेरा कोई और रिश्तेदार तो ऑस्ट्रेलिया में रहता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप ही होंगे। अब प्लीज आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। हाँ बाबा, मैं ठीक से पहुंच गया, खाना खा लिया, क्लाइमेट एकदम परफेक्ट है, रूम भी कंफर्टेबल है, अभी कुछ काम नहीं करा, आराम कर रहा हूँ। और कुछ? आदित्य ने बताया। तो आरोही उदास होकर बोली, और मुझे मिस नहीं कर रहे?